मैं ज़िम्मेदारी के साथ में आरएसएस का नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते तमाम आलिम दीन से, मस्जिद के इमामों से और तमाम खानकाहों के पीर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सियासत को समझिए और कौम को समझाइए जो आप पे ज़िम्मेदारी है। मदरसे और मस्जिदों से सिर्फ नमाज और कुरान की तिलावत का ही ऑर्डर नहीं है। अल्लाह के रसूल ने मस्जिद से ही तमाम सियासतों को, जंगों का ऐलान से लेके तो घरों के झगड़े तक मस्जिदों के मंबर से सुलझाया है। यहाँ पर जो एक कंसेप्ट चला है कि मेरा मदरसा बचाने के लिए मुझे जो सत्ताधारी है उसके साथ में जाकर काम करना है, ये जो कंसेप्ट है इसके तहत ये सब हरामखोरियाँ हो रही है। आप ये मत समझिए कि आज आप उनके साथ जाकर उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट कर रहे हो। आपने ये करके हिंदू नौजवानों का हौसला बढ़ाया कि ये लोग बीजेपी के साथ में तो है, अब इनको हिंदू हो जाना चाहिए। इनको हौसला देने वाले जो लोग हैं वो हमारे आलिम दीन हैं। काफ़ी लोगों ने उस वक्त ये कहा था कि हम भाजपा को नहीं बल्कि नितिन गडकरी जी को वोट दे रहे हैं, हम कैंडिडेट देख के वोट दे रहे हैं। उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है नागपुर शहर के लिए। सर, मैं नागपुर की अगर बात करूं कि नितिन गडकरी, लोकसभा चुनाव हो चुका है, इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव के पहले टेका नाका की फारूक नगर का जो इलाका है, जो आज भी अपने लिए परमानेंट मकान के लिए संघर्ष कर रहा है, तो ये नितिन गडकरी पिछले 10 साल से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये परमानेंट पट्टे क्यों नहीं बांटा हुए? बहुत काम किया है मुसलमानों के लिए, तो फिर ये क्यों? आज भी अंसार नगर जो है, यंग मुस्लिम फुटबॉल ग्राउंड के सराउंडिंग का जो पूरा एरिया है, पिछले 100 साल से वो गवर्नमेंट नजुल लैंड पे है। उसके परमानेंट पट्टे का क्यों नहीं अनाउंसमेंट हुआ? बहुत काम किया है ना, तो ये काम नहीं था क्या? आपने उसके अलावा जितने भी हिंदू बेल्ट थे वहाँ पर आपने पट्टे वाटप करवा दिए, वहाँ पर आपने उनके डेवलपमेंट चार्जेस भरवा दिए। ये जो पॉलिसी है, यहाँ के आलिम दीन जो है उनको ये डर है कि अगर हमने इनकी मदद नहीं किया, कोई शख्स ये भी बोल देता है कि मुसलमानों को शरिया और फतवा से कोई लेना देना नहीं, तो उनकी मानसिक दिवालियापन का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि उनका नाम ज़रूर मुसलमान है, वो वसीम रिजवी टाइप की हरकत हो रही है। वसीम रिजवी हिंदू होने से पहले इसी तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट देते घूम रहा था। अल्लाह ने वो मार दिया कि आज वो ईमान से बाहर हो गया। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको बताना चाहूँगा, एक वीडियो अभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है जिसमें हम देख रहे हैं कि मोमिनपुरा की जो अभी नई मुस्लिम लाइब्रेरी बनी है उसकी एक कमेटी बनाई गई। उसके तमाम नौजवानों ने प्रवीण दटके जी को सपोर्ट करने का, समर्थन करने का, वोट देने का ऐलान कर दिया। सर, सबसे पहले तो उन नौजवानों को ये समझ जाना चाहिए कि जिस लाइब्रेरी का नाम अभी तक मुस्लिम लाइब्रेरी थी, अब वो मुस्लिम लाइब्रेरी नहीं रही, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि वहाँ जिस तरह का नक्शा बना है उसमें प्रवीण दटके की भूमिका क्या है, ये आप मुझे समझाइए। तीसरी चीज़, वो नक्शा आज से नहीं बना है, आज से 15 साल पहले बना हुआ, जब विकास कुंभारे यहाँ पर आमदार नहीं थे। अनीस अहमद के दौर में वो नक्शा पास हुआ है। तो बीजेपी का क्या रोल रहा, क्या ऐसे उन्होंने किया? वो तो बनने ही वाला था, ये बीजेपी वालों ने उसमें अड़ंगे डाल के उसको रोका था अभी तक। और आज उन्होंने, जब चुनाव का मौका आया, उनको पता चला कि मुस्लिम नाराज़ है बीजेपी और कांग्रेस से, तो उन्होंने ये खेल खेल दिया। उन नौजवानों को सिवाय अपनी मफाद परस्ती के बाकी और कोई मकसद नहीं है, और इसीलिए उस इलाके में उनकी हैसियत ही 2 कौड़ी की बची है। उस वीडियो में कुछ ऐसे भी लोग मुझे नज़र आए जो कुछ महीने पहले तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए ऐसे नारे लगाते हुए आंदोलन कर रहे थे। सबसे अहम चीज़ आपको समझना पड़ेगा, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की डेफिनेशन समझा कितने लोगों ने? आज नारायण राणे का पोट्टा अनाप शनाप स्टेटमेंट दे देता है। एक वो रामगिरी महाराज, देवगिरी महाराज उल्टे सीधे स्टेटमेंट देता है। यहाँ का मुसलमान उसके ऊपर प्रोटेस्ट करके, अपने वीडियो बना के वायरल करके वो अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो रहा है। आप एक बात समझिए, मैंने आम तौर पे, खुले तौर पे ये चीज़ कहा है, हमारी आरएसएस मुसलमानों के साथ में कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल के लिए कमिटेड हैं हम।
जिस दिन हमारे पास में वो ताकत आई, आने वाली है, ज़्यादा वक्त नहीं है, हम बहुत जल्दी इस राज्य की सत्ता पे किसको काबिज करना है ये हमारी आरएसएस तय करेगी। अभी जो महाराष्ट्र चुनाव है, विधानसभा चुनाव, इसमें आपकी आरएसएस तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए क्या कर रही है? कि कोई कानून बनाया जाए, उसके लिए आप क्या इक़दाम उठा रहे हैं? देखिए, हमने हमारे कैडर को बहुत साफ तौर पे कहा है कि जो तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल के लिए कमिटेड है, अब कमिटमेंट यानी अब हमको ज़बानी कमिटमेंट नहीं चाहिए, जो कैंडिडेट तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत बिल बनाने के लिए लिखित रूप में कोर्ट में एफिडेविट करके जनता को देने की कंडीशन में है, हम उसको जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब मैं नागपुर में इस चीज़ को देख रहा था, नागपुर में कुल 7 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े हैं और उसमें 5 मध्य नागपुर से, 1 पूर्व नागपुर से है, 1 दक्षिण पश्चिम से, कुल 7 लोगों को ने चुनाव लड़ा। इन 7 लोगों में 4 लोग इंडिपेंडेंट हैं। 3 जो पार्टियों से खड़े हैं, उन पार्टियों का यहाँ किसी भी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस के लोगों ने टिकट की डिमांड की, मध्य नागपुर में अनीस भाई का काफ़ी ड्रामा चला, बाकी चीज़ें भी अपनी जगह पे काम करी, लेकिन कहीं पर भी एक जो मजबूत लीडरशिप दिखनी चाहिए थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रही, जिसका नतीजा है कि मुसलमान आबादी में होते हुए भी आज उनकी पूछ परख ज़ीरो हो गई है। मुसलमान आज भी कांग्रेस का झंडा लेके अपने आप को फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। मैं उत्तर नागपुर में जब इस चीज़ों को देख रहा था, उत्तर नागपुर के मुस्लिम वोटर्स की मैं तादाद देख रहा था, उत्तर नागपुर में मुसलमानों का कांग्रेस के लिए डिवोशन देख रहा था, मैं उत्तर नागपुर के तमाम मतदाताओं, मुस्लिम मतदाताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि 54,000 की आबादी में आपने हर बार कांग्रेस को वोट किया, क्या कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के लिए कोई बड़ा कदम उत्तर नागपुर में उठाया है? तो आप बताइए। आप पीली नदी के बस्तियों को जाके देखिए, आज भी वहाँ पर सड़कों का कोई निज़ाम नहीं है, नालियाँ वहाँ पर ओवरफ्लो चल रही है, बारिश में पानी भर जाता है, उनके मकानात से बच्चों को बाहर निकालने के लिए आपको इंतज़ाम करना पड़ रहा है। इस्लामिक कल्चर सेंटर बना के दिया गया है उत्तर नागपुर के मुसलमानों को। अगर आप इस्लामिक कल्चर सेंटर से खुश है, शादी खाना भी बनने वाला है जल्दी। एक शादी खाना, इस्लामिक कल्चर सेंटर या 2-4 आपके अगर हॉल की बात कर रहे हो, आप उत्तर नागपुर में एक ऐसा मैदान बताइए जो खाली पड़ा हो। यही नितिन राउत थे जिन्होंने अपने समाज के लिए, हर विहार के लिए, हर उनके पार्क के लिए वो जगहों को रिजर्व करवाया। नितिन राउत अगर मुसलमानों के इतने हमदर्द है तो उसमें से 10 मैदान खाली करा के वो वहाँ पर स्टडी सेंटर बनाए। ये नहीं हो रहा है। आज मुसलमानों को ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मैं जब लिस्ट देख रहा था, जनबंधु नाम के एक कैंडिडेट्स है जो माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी MDP से चुनाव लड़ रहे हैं। इस लड़के के पे जब मेरी नज़र गई तो मैंने देखा कि आज से 5 साल पहले इस बच्चे ने इस्लाम कबूल किया। मज़हबी तौर पे सबको आज़ादी है कि वो किसी भी मज़हब को माने, लेकिन जातिगत तौर पे उनका आज भी शेड्यूल कास्ट का सिस्टम है। इस लड़के के चुनाव लड़ने पर आज तक, पिछले जब से रिजर्वेशन हुआ है 1976 वगैरह से हुआ है, 72 या 76 से, तब से आज तक उत्तर नागपुर में कभी भी किसी मुस्लिम को चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला था। ये अल्लाह की तरफ से मदद है। आज मुसलमानों को अपना प्रतिनिधि के रूप में एक बच्चा सामने नज़र आया। 23 तारीख को मुसलमानों की गैरत का अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ के मुसलमान जो है वो कितने गैरतमंद है कि एक मुस्लिम खड़े होते हुए भी अगर 54,000 वोट उसको देकर आपने ताकतवर नहीं बनाया, तो फिर जो मुसलमानों के साथ हो रहा है इसको आप कहीं पर भी गलत के दायरे में नहीं ला सकते। जब आप अपने खुद की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप हमेशा ही दूसरों के जूतों के नीचे पड़े रहोगे। ये मुसलमानों को समझना पड़ेगा कि आज अगर आपके पास में ऑप्शन आया है तो इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए। और मैं ये पूछता हूँ, मैं दलित समाज का विरोधी नहीं हूँ, मैं बाकी समाज का विरोधी हूँ। जब मुसलमानों ने अपने वोट देकर नितिन राउत एक दलित व्यक्ति को 25 साल आमदार बनाया, तो क्या एक बार उनके समाज की जिम्मेदारी नहीं बनती है
कि एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है तो उसको इस बार वोट देके एक नया इतिहास रच दे। आपको समझना पड़ेगा कि क्या आपके प्रतिनिधित्व को बाकी लोग एक्सेप्ट करने की कंडीशन में है क्या। अगर नहीं है तो फिर मुस्लिम समाज को अब फैसला लेने का टाइम है कि वो 54,000 वोटों का इस्तेमाल एक बार करके अपनी ताकत दिखा दे, ताकि आने वाले वक्त में कोई भी पार्टी मुसलमानों को नज़रअंदाज करने का हौसला ना कर सके। एमडीपी पार्टी से जो कैंडिडेट खड़े हैं जिनका भी आपने नाम लिया, अगर से कुछ मुस्लिम उनको वोट देते हैं तो कांग्रेस के जीतने में रुकावट पैदा हो सकती है और भाजपा जीत के आ सकती है। देखिए, भाजपा ऐसे विचार आम मुसलमानों के ज़्यादातर है। ये कांग्रेस की ओर से मुस्लिम मतदाताओं को भ्रमित करने का एक फॉर्मूला है। मैं आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ, 60,000 वोट बीजेपी को पिछले 5 चुनाव में कंटिन्यू मिल रहे हैं। उनके पास 60,000 वोट है, उनको कितने वोटों की ज़रूरत पड़ती है जीतने के लिए? उनको 5-10 हज़ार का वेरिएशन चाहिए। अगर आप एमआईएम का कैंडिडेट की बात कर रहे हो, एमआईएम का कैंडिडेट अगर 10,000 भी वोट लेता है तो माइनस किसको करेगा? वो कांग्रेस को माइनस करेगा, तो माइनस हो जाएंगे। वैसे ही बीजेपी चुन के आने वाली है। और आप कब तक एक ही फार्मूले पे दुनिया को बेवकूफ़ बनाते रहोगे, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते रहोगे? मुसलमानों की आप शेड्यूल कास्ट की तादाद 1,31,000 है, 33,000 एसटी वोट है, 54,000 मुस्लिम वोट है। जब 1,31,000 आपके वोट है तो फिर पूरे के पूरे कांग्रेस को क्यों नहीं पड़ रहे? उनके वोट अगर दूसरी तरफ जाते हैं तो कांग्रेस हार के बीजेपी चुन के नहीं आएंगी। और जब मिलिंद माने 5 साल आमदार रहे तो उत्तर नागपुर में मुसलमानों के ऊपर या शेड्यूल कास्ट के ऊपर ऐसा कौन सा तूफान आ गया, कौन सा ऐसा पहाड़ गिर गया कि मुसलमानों को वहाँ जीने दुर्भर हो गया, एससीओ का जीना दुर्भर हो गया, एसटीओ का जीना दुर्भर हो गया। साहब, सब अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए फार्मूला बना रहे हैं। 25 साल पहले जिस आदमी के पास में एक ढंग की कार नहीं थी, आज वो 300-400 करोड़ का मालिक कैसा हो गया? पॉलिटिक्स कोई धंधा तो है नहीं, कोई लोहे की कंपनी है कि आपको हर महीने प्रॉफिट हो रहा है। पॉलिटिक्स समाज सेवा है। अगर समाज सेवा से हर इंसान हर साल 1,000 करोड़ रुपए कमाता है तो फिर पूरे देश को पॉलिटिक्स क्यों नहीं करनी चाहिए? कहाँ से पैसा आता है पॉलिटिक्स के अंदर, और कौन पॉलिटिक्स के अंदर पैसा प्रोवाइड करता है? आपने करप्शन को अपना हथियार बनाया है और वही करप्शन के पैसे से आप चुनाव के अंदर आम जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपनी सीट को सुरक्षित कर रहे हो। आप हटोगे, आपके बाद में आपका बेटा आएगा, उसके बाद में उसका बेटा आएगा। नए प्रतिनिधित्व को यह मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि जानते हैं जिस दिन नए लोग राजनीति में आ जाएंगे तो इनके नाकारा, निकम्मे, अपाहिज, अगले पगले बच्चों के लिए जगह खत्म हो जाएंगी।